हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट, आपका परसों तो पेपर है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को आपको FRM का पेपर है, FRS फिनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। अभी गुड इवनिंग बोल रहा हूँ आपको, और आज है 13 तारीख, 13 जुलाई, ठीक है। तो 13 जुलाई को मैं आपके सामने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, और अपलोड जब होगा तो आप ये पेपर देखोगे। आपके सामने एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्टेटमेंट का एक पेपर है। ये स्पेसिमेन मैंने बनाया है, पेपर से ही मैं आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ थ्योरीज भी मिलेंगे। पहले मैं पेपर पैटर्न आपको बता देता हूँ। ज्यादा बात करने का टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। हम भी अपने दिन भर का क्लास खत्म करके ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करके इसको मैं मतलब आपको फुर्सत में ये पेपर समझाने के लिए 2 पार्ट में इस पेपर का सॉल्यूशन आपको रखता हूं, ठीक है। पहला पार्ट में मैं आपको ग्रुप ए एंड ग्रुप सी बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस, और दूसरे पार्ट में ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये है रोड मैप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। अब आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, इसमें पहला क्वेश्चन है मेंशन एनी 5 आइटम्स which are to be capitalized while purchasing plant and machinery as per AS 16। ठीक है। आप अगर इसके पहले के पेपर देखिएगा, जिसमें मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर मैं आपको बताया था, उसमें आपको पेपर में जो जो थ्योरी बताया था वो सारा थ्योरी आपके पेपर में था, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने ये थ्योरी आपको कभी भी क्लास के टाइम में नहीं बताया, क्योंकि ये मेरा ट्रम्प कार्ड था आज के लिए ये क्वेश्चन को रखने का। वो हम बचा के रखे थे 5 आइटम्स विच आर टू बी कैपिटलाइज्ड व्हाइल परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी एज पर AS 16। 5 ऐसे आइटम देखिए। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा? तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑब्वियसली आपको इस वीडियो में नहीं मिलने वाला, इस वीडियो में नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं रहोगे तो आपको थ्योरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। आपको इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा, वहां से लिंक आपके PDF डाउनलोड करने होंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो भी शो करने होंगे, देखने होंगे इसके। तो इसमें थ्योरी क्वेश्चंस आपके ये जो 2 क्वेश्चन हैं, इसमें एक जनरल और एक ऑनर्स का श्योर क्वेश्चन मैं बता दिया, ठीक है। दूसरा है आपको कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए छोटा सा एक यहां पर है, ये ग्रुप में लिख दो कि सर लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, ठीक है। ये लिख दो ग्रुप में, तुम नहीं, वो तुम लिख दो, तुम उस ग्रुप में हाँ लिख दो, बस लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई करो अपना जो भी करना है, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लाइव स्ट्रीम करना अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, इसको वो लोग देख के पढ़ लेंगे। यहां पर देखिए आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, मशीनरी एट कॉस्ट है 8 लाख और 8,40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 15, और पेटेंट है इतना ड्यूरिंग द ईयर। अभी मैं आपको फिर से बता दूं, एक बार पैटर्न बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पैटर्न बता देता हूं। ग्रुप ए जो है आपका, उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 5 मार्क्स के, जिसमें 15 नंबर आपको मिलेगा, 2 प्रैक्टिकल है और 1 थ्योरी है। ग्रुप बी में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और प्रैक्टिकल थ्योरी का कॉम्बिनेशन होगा ये ग्रुप बी। यहां पर आपको 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद ग्रुप सी आपको करना होगा। ग्रुप सी में आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 45 आपके टोटल हो गए। आप देख सकते हो आपका टोटल मार्क्स जो है 45 और 15 60 और 20 80 मार्क्स का आपका पेपर इस तरह से क्लासिफाइड है। ये है आपका पेपर पैटर्न FRM का। पेपर पैटर्न बताने के बाद आपको मैं यहां पर बताता हूं कि आप ग्रुप 1 में आप जैसे क्वेश्चन किए, आप पहला क्वेश्चन थ्योरी था, दूसरा क्वेश्चन आपको यहां पे निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितने के फ्लो हुए हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम लोग जानते हैं कैश फ्लो का एक
टर्म्स होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हम लोग कैश फ्लो किस तरह से कर रहे हैं, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पीडीएफ का देखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको बनाने क्या है, इतना बकवास नहीं करो, आप भी पढ़ रहे हो, फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तो आपको पता है कि किसका अकाउंट बनाना है। मैं यहाँ पर मशीनरी का अकाउंट बनाकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना का मशीन आप परचेज किए हो, और वो निकालना होगा आपको मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 2। आप लोग थोड़ा कैलकुलेटर यूज करोगे, है ना, कैलकुलेटर यूज करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम बताते समय, ठीक है। तो जो भी मैं पूछूं आप कैलकुलेटर में बताओगे। 2 बैलेंस बीडी हम लोग लिखेंगे, और अगर कोई मिस्टेक बाई चांस हो जाए तो मेरे को यहीं पे बता देना, ठीक है। कैलकुलेशन जो है बताना, सम सॉल्व करना, सब कुछ एक साथ प्रॉब्लम होता है। 8 लाख है, इस 8 लाख में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। देखिए ये वाला ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8 लाख में से हम यहां पर 8 लाख में से यहां पर हम 2 लाख माइनस कर देंगे, सीधा बात है, क्योंकि हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट नहीं बनाना है। बनाते तो हैं सर, ये बुक में बोलता है, हम नहीं बोलते। आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस बीडी लिखना है नेट का। नेट मतलब आप समझ जाइए, 8 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, 6 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस बीडी होगा। और यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। यहां पर आपको क्लोजिंग का जो बैलेंस है 8,40,000, 8,40,000 में से माइनस करना होगा 2,20,000, तो कितना आएगा बैलेंस, 6,20,000। तो आपके पास जो बैलेंस आया वो आया 6,20,000 का। ओपनिंग भी हो गया और क्लोजिंग भी हो गया। पहला काम तो आपको ये करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग लिख देना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीन जिसका कॉस्टिंग था 80,000, ड्यूरिंग द ईयर मशीन जिसका कॉस्टिंग था 80,000, उस मशीन को 48,000 में बेच दिया जा रहा है। और नहीं, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ है 48,000, उस मशीन को 40,000 में बेच दिया जा रहा है। यहां पर मशीन का कॉस्ट कितना था, 80,000। अब मशीन का कॉस्ट 80,000 था और उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखिए 2 चीज देता है, आप कंफ्यूज मत होना। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह पे कभी कभी रिटन डाउन वैल्यू देता है, तो आप उसका रिटन डाउन वैल्यू, तब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना होगा। और जब आपके क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है तब आपको उसका रिटन डाउन वैल्यू निकालना है। दोनों में से एक मिसिंग रहेगा आपके पास, अगर ऐसा कुछ रहता है तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। तो 80,000 में से 48,000 का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमें वो वैल्यू प्राप्त होंगे जो उसका ओपनिंग वैल्यू है। आपको मिला कितना, आपको मिला 32,000। तो 32,000 उस मशीन का WDV है, ये क्या है, रिटन डाउन वैल्यू है। अब बताइए कोई 32,000 के मशीन को 40,000 में सेल करेगा, तो 32,000 के मशीन को अगर हम 40,000 में सेल करेंगे तो आप जानते होंगे 8,000 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। ये 8,000 क्या है आपका प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 32,000 के मशीन को हम 40,000 में सेल किए, 8,000 का प्रॉफिट हुआ। अब आपको सिर्फ इसको यहां पे पोस्टिंग करना है। मशीन कितना में बिका था, मशीन कितना में बिका था, वेरी गुड, थोड़ा बताना। मशीन 40 में बिका था। मशीन में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो मशीन में प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हुआ, 8,000 का मशीन का प्रॉफिट हो गया सेल ऑफ मशीनरी पे, ठीक है, क्लियर है। मशीन का बेचने का प्राइस है 40,000, मशीन को बेचने पे प्रॉफिट हुआ 8,000 का। अब लास्ट चीज, मशीन के बेचने पर डेप्रिसिएशन भी तो आपको क्लोजिंग डेट में निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है, क्लोजिंग को, क्लोजिंग मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, जो कि आपके क्वेश्चन में 2,20,000 है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 2,20,000 है क्लोजिंग। इस 2,20,000 को मैं यहां पर बाहर लिखता हूं। 2,20,000 को बाहर मतलब ये हुआ कि अब आप माइनस करके ब्रैकेट स्टार्ट करोगे।
ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालोगे। तो ओपनिंग डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख। अब याद रखिएगा जो एक बात मैं बोल रहा हूं, इसमें से ओपनिंग में से, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फंड में से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो बिक गया। आई रिपीट इट अगेन, ओपनिंग वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन में से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो बिक गया। जो आपके क्वेश्चन में ये सेल वाले लाइन में लिखा हुआ है, देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका कितना था, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 48,000। तो इसको आपको ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कर देना है। इससे फायदा ये होगा कि आपको 2 अकाउंट नहीं बनाने होंगे। सिंपल सा चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपको असुविधा हो रहा है तो आप अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने में आप कहीं गलती कर दोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बाई में ना लिखकर 2 में लिख दोगे, प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो 2 में ना लिखकर बाई में लिख दोगे, होता है दिक्कत। तो आप एक ही अकाउंट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, लेकिन याद रखें ओपनिंग के साथ कुछ काम करना है। ओपनिंग में से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर फेंक देना है जो बिक गया, क्योंकि वो बिक गया तो उसका एक्यूमुलेटेड फंड का कोई काम ही नहीं है आपको, इसीलिए ओपनिंग में से इसको माइनस किए। अब सबसे पहले आप ब्रैकेट तोड़िएगा, तो 2 लाख में से 48 माइनस करोगे तो कितना होगा, 1,52,000। अब आप 2,20,000 में से 152 माइनस करके बताइए, 68,000 आपका इस साल का डेप्रिसिएशन है। क्लियर है? अब आप आराम से निकाल सकते हो कि आपका कितना मशीन का वैल्यू परचेज हुआ। और वो आपको कैसे पता चलेगा, क्रेडिट आप टोटल करिए, 6,20,000 प्लस 40 प्लस 68 कितना हुआ, 7,28,000। इसको आप यहां पर भी लिखिए 7,28,000, और इसमें से आप इन दोनों वैल्यू को माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा, टू बैंक कितना आएगा, 1,20,000। ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा इतना का मशीन परचेज हुआ। आपका ये क्वेश्चन ये बनाने में पता है, अगर आपको आता है ना 2 मिनट लगेगा, चलिए 2 मिनट नहीं लगा, 3 मिनट लगेगा, चलिए 3 मिनट नहीं लगा, 3.5 मिनट लगेगा आपको ये अकाउंट बनाने में। 3.5 मिनट तो आपसे बन ही जाएगा अगर इसका प्रैक्टिस होगा तो। ओपनिंग क्लोजिंग, पहले हम लोग यहाँ पे नारियल बिठा देते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके बाद बाय बैंक लिखा रहेगा, उसके बाद प्रॉफिट में अगर बोलेगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे 2 कैपिटल रिजर्व लिखना है। अगर प्रॉफिट में कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट ऑन सेल या 2 PL लिख देना है। ये हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन में बोला है हमें निकालना है, स्टेटमेंट बनाना है कि कितना का कैश फ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसा एक तो फॉर्मेट बना देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना का सेल किए प्लांट एंड मशीनरी का, हमें जो बैंक वाला जो चीज है ना वही लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 40,000 हो गया। अब इस अकाउंट में बैंक कहाँ है, तो अब इस अकाउंट में बैंक यहाँ है जो हम लोग कैलकुलेट किए। यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, भैया परचेज किया तो पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा मतलब आउटफ्लो हो रहा है, इसीलिए इस अमाउंट को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, दूसरा नंबर एडजस्टमेंट है, एक पेटेंट जो 40,000 का था उसको बेचा जा रहा है 40,000 के प्रॉफिट में। एक एसेट्स पैटेंट रिटर्न ऑफ हुआ है 80,000 और कुछ पैटेंट आपके बेचे जा रहे हैं 40,000 में। याद रखिए सम का एक टुकड़ा है, ये फुल सम में भी आ सकता है, ये करना कहीं पे भी आपके लिए नुकसान नहीं है। तो हम लोग एक पेटेंट का छोटा सा अकाउंट बनाएंगे। एक बार बताओगे पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस ऊपर क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स है तो 2BD लिखेंगे, 5,60,000 नारियल बिठा लिया अकाउंट में, 2 बैलेंस BD बाई बैलेंस CD, ये अपने को सगुन का पहला काम करना है, BD CD बिठा लेना है। क्लोजिंग कितना है, 3,20,000, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक, क्योंकि बीका है, कुछ तो बीका है, कितना रुपया में बीका है वो हम लोग अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया बाई बैंक, बाई बैंक कितना है, बाई बैंक हमें पता नहीं, लेकिन बोला है कुछ पैटर्न जो है ना वो रिटर्न अप हुआ है, रिटर्न अप मतलब बाई PL,
कितने रिटर्न ऑफ हुए हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हो रिटर्न ऑफ, कितने के रिटर्न ऑफ हुए हैं, 80,000 ना, 80,000 का रिटर्न ऑफ हुआ है। और जो पेटेंट आप बेचे हो ना उस पर प्रॉफिट हुआ आपको 40,000 का, तो 2PL, प्रॉफिट होगा तो 2PL लिखेंगे, 40,000, लॉस होगा तो बाई PL, प्रॉफिट होगा तो 2PL। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 560 एंड 40 कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख में से आपको ये दोनों अमाउंट माइनस करना है, तो आपका इधर का बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा कितना का बिका है, कितना का, तो 2 लाख का बिका है। तो ये हो गया आपका सेल ऑफ पेटेंट, यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट कुछ खरीदा नहीं गया, पेटेंट सिर्फ बिका है। वो कितना का बिका है, 2 लाख का। तो आपका इसका आंसर कितना हुआ, 2,40,000 माइनस 1,20,000। 2 लाख प्लस 40, 2,40 माइनस 1,20 कितना हो गया, 1,20,000। यहाँ पे लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, पीडीएफ का आप क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थोड़ा मोबाइल फोन में ये पीडीएफ खोल के देना, या मेरे मैट को ही दे दो, देखो उसमें कितना नंबर पेज था ये पीडीएफ का, जो सेकंड क्वेश्चन है। मैट आपको, मैट का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, पूरा मैट ये अपलोड है टेलीग्राम चैनल में, वहां पे जाके इसको चेक करिए और एक बार 2 घंटा इस वीडियो को देखते हुए आप अपने कॉपी के साथ और मैट के साथ देखते रहिए। बिना मैट देखे आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ही है लास्ट टाइम के लिए। लाइव क्लास में जाने से ज्यादा बेटर मुझे लगा कि इसका वीडियो ही अपलोड कर दे, बिकॉज एक दिन का टाइम है आपके पास, 2 पार्ट में इसका वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा चीज है, बीकॉम ऑनर्स 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए कितना क्यूट सा कैश फ्लो पूछ दिया, सारा कैश फ्लो भी पूछ दिया और हमें माथा भी नहीं लगाना पड़ा। देखिए सब कुछ लिख दिया, कैश फ्लो का ओपनिंग कैश बैलेंस लिख दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन लिख दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख दिया है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लिख दिया है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लिख दिया है, सेल ऑफ मशीनरी लिखा है, परचेज ऑफ मशीन लिखा है, पेमेंट ऑफ बैंक लोन लिखा है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखा है। ठीक है, अब हमें बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ AS 3 ऑफ 2014-15। हो सकता है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में इसके साथ एक थ्योरी दे दे, आप कुछ एक्टिविटीज को पहचानिए कि वो कौन सा एक्टिविटीज है, जैसे परचेज ऑफ प्लांट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, परचेज ऑफ स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ऐसा पहचानने के लिए दे दे, और उसके दूसरे पार्ट में वो 4 नंबर का दे, वो 5 नंबर का या 6 नंबर का दे, और दूसरे पार्ट में 9 नंबर का ये क्वेश्चन दे दे। ये भी हो सकता है। ये मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं। ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पे 20,000 है, ठीक है। क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस शायद मिसिंग है, बट आपको उसमें जाना नहीं है, और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इसमें क्वेश्चन में था। आप एक बार FRM का बुक है तुम्हारे पास ना, एक बार इसको कैश फ्लो में ये वाला सम सर्च कर लेना। 2016 का ऑनर्स है, 16 का ऑनर्स है। जैसा मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा है, लेकिन पेपर पैटर्न वहीं से आ रहा है 2012 से लेकर 17-18 तक का पेपर का, ठीक है। जैसा मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑब्जर्व किया, मैं बताया भी था आपको, 2011 से लेकर 2019 का पेपर करिए, 2022-23 में मत जाइए। थ्योरी जो आपको करना था मैंने आपको बता दिया था, और थ्योरी आपका आया था। अब आप नहीं करके जाओगे तो उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो थ्योरी नहीं करके जाओगे तो लेके जाओगे, कुछ तो होगा, कुछ तो जुगाड़ किए होगे आप लोग, नहीं किए। दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट 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 देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस दिखा, उसके बाद लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 175 है, प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन ये है, ऐसे ऐसे करके आपको एक क्यूट सा छोटा सा एक कैश फ्लो बनाने के लिए दे सकता है 5 मार्क्स में, या फिर ऐसा बोल सकता है कि आप इसका क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालिए, ये भी बोल सकता है।
क्लोजिंग कैश बैलेंस हम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में भी इसके कुछ सम्स के पोर्शन है, नेक्स्ट पेज में भी इस सम के कुछ पोर्शन हैं, आप यहाँ पे ओपनिंग देख लिए, नेक्स्ट पेज में भी इस सम के कुछ पोर्शन हैं, पेमेंट ऑफ बैंक लोन है एंड रिडम्पशन डिबेंचर्स है। तो नेक्स्ट पेज में हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको बनाना है एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऊपर लिख देना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैं नहीं लिखूंगा, 2 कॉलम है, आप लोग लिखोगे। पहला नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट होता है बच्चा, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ऊपर कंपनी का नाम होता है, फॉर द ईयर एंडेड होता है, ठीक है। ये सब आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, फॉर्मेट आप कहीं पे भी देख लेना, आपको सम सॉल्व करा रहा हूं मैं। पहले लिखूंगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले लिख लूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, जरा बोल देना तो पेज देख, 1,75,000, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, इसको मैं पेज को फिर से कर देता हूं, 1,75,000। $1,75,000 यही ना, ऐड करेंगे इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, जो आपके क्वेश्चन में कुछ होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, परचेज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, ये सब चीजें आपको ऐड करने होंगे। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में ऐड करने वाला कोई आइटम नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन में है क्या, कहीं पर लिखा हुआ है क्या डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल लिखा हुआ है, मैंने लॉस का बात करो, लॉस लिखा है क्या, नहीं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखा है क्या, नहीं। गुडविल रिटर्न ऑफ लिखा है क्या, नहीं। इंटरेस्ट पेड कहीं पे लिखा हुआ है क्या, नहीं। जो नॉन कैश आइटम होते हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, नॉन कैश आइटम, जिससे मूवमेंट ऑफ कैश नहीं होता है, या फिर वो ऐसा चीज जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं होते, जिसको नॉन ऑपरेटिंग कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं नॉन कैश ऑब्लिक नॉन एक्सपेंसेस आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये जो मैंने इतने सारे लिस्ट बोले हैं ना, वो ऐड करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, याद करिए, प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब जो चीजें हैं ना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हैं या फाइनेंशियल एक्टिविटीज के हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना दिया है, 10,000 दिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो अभी तो और कुछ है ही नहीं, 1,85,000, लेस बोला ना मैंने, लेस बोला क्योंकि प्रॉफिट था तो लेस ही होगा ना, 1,65,000, ये भाई मिस्टेक है, 1,65,000, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें आप डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं। याद रखिएगा, करंट एसेट्स घटेगा तो बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये पोयम है। करंट लायबिलिटीज घटेगा तो घटेगा, करंट एसेट्स बढ़ेगा तो घटेगा। याद रखिए, करंट एसेट्स उल्टा करेंगे, करंट लायबिलिटी सीधा करेंगे। करंट एसेट्स को हमेशा उल्टा करेंगे, घटेगा तो ऐड करेंगे, बढ़ेगा तो लेस करेंगे। करंट लायबिलिटी को सीधा करेंगे, घटेगा तो घटा देंगे, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे, देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन में क्या है, इसके बाद देखिए तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है भाई, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो मैंने बोला था, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ा देना है, तो बढ़ा देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कितना है,
कितना है जल्दी? 1,50,000। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और इसके बाद क्या है? लेस। डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, तभी तो लेस कर रहे हैं। डिक्रीज रहता तो ऐड करते। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि डिक्रीज होता तो ऐड होता, उल्टा होता है ये। घटता है तो बढ़ता है, बढ़ता है तो घटता है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स कितना? 1,25,000। इसको क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे। और कुछ है? और कुछ है? चलिए इसका कैलकुलेशन करके बोलिए। टैक्स पेड है क्या? टैक्स पेड है? ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करके बाहर फेंक दो। 1,65,000 प्लस 1,50,000 माइनस 1,25,000 मतलब 25 इसमें जोड़ दो। 1,25,000 इसमें जोड़ दो, बस हो गया। 1,90,000, ये 1,90,000 क्या हुआ? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी नंबर में हम लोग लिखते हैं सिर्फ इन्वेस्टिंग का चीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में क्या लेते हैं, आपको मेन चीजें बता देते हैं। कैश फ्लो वैसे आ नहीं रहा है, बट आएगा तो आप नल ना हो जाओ, आपका दिमाग खत्म ना हो जाए, आप डार्क ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ मशीनरी का परचेजेस, फिक्स एसेट्स का परचेजेस, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं परचेज एंड सेल, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें आते हैं। याद रखिए, जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, वो परचेज करें तो आउटफ्लो हुआ, सेल करेंगे तो इनफ्लो हुआ। और इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमें डिविडेंड रिसिव्ड होता है, हमें इंटरेस्ट रिसिव्ड होता है, हमें इंटरेस्ट रिसिव्ड होता है और रेंट रिसिव्ड होता है। ये सब चीजें होते हैं इसके आइटम, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और फिक्स एसेट्स से। क्वेश्चन में लिखा है क्या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स? लिखा है कि नहीं लिखा है? सेल ऑफ मशीनरी लिखा है ना, लिखेंगे सेल ऑफ मशीन, पैसा आया, मशीन बिका, पैसा आया, मशीन बिका, पैसा आया। कितना आया? 1,00,000। अरे इसको तो अंदर में लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ मशीनरी, है ना। मशीन खरीदे, पैसा गया, मशीन खरीदे, पैसा गया। कितना पैसा गया? 2,50,000 गया। अरे बाबा, बेचे तो आया 1,70, खरीदे तो गया 2,50। इसका मतलब हुआ 80,000 ब्रैकेट में, 80,000 ब्रैकेट में पैसा हमारा चला गया। मतलब यहां कैश यूज्ड हुआ है। सामने लिखेंगे क्या? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब तीसरा लिखते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आप लोग ये फॉर्मेट वॉर्मेट जो है ना, हेडिंग वेडिंग अपना देख लेना भाई, फॉर्मेट में सब बुक में है, पूरा फॉर्मेट एकदम सजा सजा के लिखे है। कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज, ये पूरा हेडिंग का नाम है। मैं एफए लिखा हूं, फिनेंशियल एक्टिविटीज। एफए मतलब फिनेंशियल अकाउंटिंग मत समझ लेना, फिनेंशियल एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज है ना। यहां पे क्या आता है ध्यान में सुनो। कैपिटल का पार्ट, लोन का पार्ट, शेयर्स का पार्ट। समझ लीजिए शेयर होल्डर्स में शेयर कैपिटल आता है, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में करंट लाइबिलिटीज को छोड़ के लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आता है, डिबेंचर्स, ये सब चीज आता है। सीधा बात में बात करें तो शेयर और डिबेंचर से रिलेटेड, शेयर डिबेंचर लोन से रिलेटेड सब चीज आता है। अब शेयर होल्डर फंड में एक हेडिंग देखे हो शेयर कैपिटल, वो यहां आता है, और दूसरा हेडिंग देखते हो नॉन करंट लाइबिलिटीज, वो यहां आता है। बस अब नहीं बोलेंगे कुछ। शेयर कैपिटल का भाव बोलिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में शेयर इशू किया है क्या? कहीं लिखा है क्या शेयर इशू किया है? क्वेश्चन में बैंक लोन पेड किया है? नहीं किया है। कितना किया है? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कितना किया है? 1,60,000। भैया पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर जाएगा। जाएगा सर, पेमेंट करने से कभी पैसा आता है क्या? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पैसा आएगा कि जाएगा? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पैसा आएगा कि जाएगा? डिबेंचर है ना, पैसा आएगा कि जाएगा? भैया रिडेम्पशन मतलब रिपेमेंट होता है तो जाएगा। जोर से बोलो, हम खाए नहीं है, तुम नहीं खाई हो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स,
रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना हुआ था? हाँ, 1 लाख का रिडेम्पशन डिवेंचर। इतना पैसा चला गया, इतना पैसा चला गया, इसका मतलब हुआ टोटल और कुछ नहीं है ना। इसके अलावा क्या आता है मैं बता दूं, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, पेड जितने होते हैं फाइनेंशियल में आते हैं, रिसिप्ट जितने होते हैं इन्वेस्टिंग में आते हैं, और उसको ऑपरेटिंग से माइनस करते हैं, इसको ऐड करते हैं। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को ऐड करेंगे, डिविडेंड रिसिप्ट इन्वेस्टिंग में जाएगा, डिविडेंड पेड यहां आएगा, ऑपरेटिंग में दोनों का रिश्ता रहता है, जो खर्चे होते हैं वो ऐड होते हैं, जो इनकम होते हैं वो लेस होते हैं। ये सब कुछ करके रिपेमेंट ऑफ लोन, ये सब कुछ करके आपने यहां पर कितना पाना है, आपने यहां कितना पाना है, 2,60,000। अभी तुम बताना मेरे को एक चीज कि भैया हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो कौन सा फ्लो हुआ, कैश का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुआ, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुआ? कुछ नहीं हुआ, बोनस शेयर से पैसा ही नहीं गया सर, बोनस तो फ्री में देते हैं। हाँ हाँ, यही तो होता है, दिमाग कहाँ हमारा शून्य पड़ जाता है। जहां पे सर तो बोले थे कि शेयर से रिलेटेड सब चीज फाइनेंशियल में आता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि बोनस तो हम लोग जब इश्यू करते हैं तो फ्री में करते हैं, तो हम लोग उसको लिख देंगे क्या, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जबकि हम लोग वो नो फ्लो है। अगर यही चीज फंड फ्लो में पूछ दिया तो लिखेंगे कहीं नहीं आएगा, ना सोर्सेस ना एप्लीकेशन है क्या कुछ, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है, खत्म बात। अभी आप ये तीनों को ऐड करके बताएंगे। 1.5 लाख नेगेटिव हो गया नेट चेंज इन कैश, नेट चेंज इन कैश ये लिखते हैं हम लोग, नेट चेंज इन कैश, चेंज लिख दो, इंक्रीज डिक्रीज लिखने का जरूरत नहीं है। ऐड करो ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश कितना है, 20 की 10, फाइनली 20 की 10, फिर से देख के बोलो, 20,000 है, प्लस की माइनस, माइनस रहने का मतलब ही नहीं है। तो क्लोजिंग में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था, क्लोजिंग में कितना था, 1,30,000। ये क्या है, बैंक बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, ब्रैकेट में बैंक ओवर डी लिख दीजिए, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मॉडिफाइड हो सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं श्योर यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये लोग जब क्वेश्चन पेपर को बहुत इजी करते हैं ना, तो इसी तरह के नखरे करते हैं ये लोग, याद कर लीजिए। ग्रुप बी ये क्वेश्चन हमारे ग्रुप बी का क्वेश्चन है, अभी अभी ये डाउनलोड हुआ है, अभी अभी ये मतलब अपलोड हुआ है यूट्यूब में ना, अभी कुछ दिन पहले ही। आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर देखिएगा, उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और ग्रुप बी के ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये दोनों चीजें आपको बताए गए हैं। AS1 थ्योरी क्वेश्चन के लिए, AS16 थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए, और आपको AS33 चाहे वो जनरल हो या फिर वो ऑनर्स हो, आपको AS33 जरूर से करके जाना होगा, और ये आपके क्वेश्चन पेपर में छपना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन 10 नंबर, बस इतना करने से 10 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। एमपी लिमिटेड के पास 3 लाख इक्विटी शेयर है 10 ईच करके, 3 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 10 ईच करके। ये है 31/3/2020 को, 31/3/2020 को 3 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, और 10 ईच करके आफ्टर प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, 6 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी के पास अवेलेबल है, 6 लाख का प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल है। एमपी लिमिटेड के पास 5,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं 100 ईच करके, जो कन्वर्ट होंगे 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2022 को। टैक्स रेट 30% है। आपको यहां पे कैलकुलेट करना है बेसिक ईपीएस, और आपको यहां पे कैलकुलेट करना है डिल्यूटेड ईपीएस। यहां पर कैलकुलेशन देखिए क्या है, ये सब चीजें हम जानते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS33 में हम लोग को निकालना होता है अर्निंग पर शेयर।
अब अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, का फॉर्मूला होता है पाफेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब सर पाफेज क्या लिखे हैं? पाफेज मतलब आप लोग जानते होंगे, पाफेज का फुल फॉर्म है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं पाफेज। PAFES। पाफेज डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। पाफेज यहां पर दिया हुआ है 6 लाख। देखिए पाफेज का मतलब अर्निंग, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख। आप यहां पे देखोगे 6 लाख है इक्विटी शेयर कैपिटल का, पाफेज जो है यहां पर 6 लाख है। आपके पास अर्निंग अवेलेबल है क्वेश्चन में कितने? 6 लाख। और ऑर्डिनरी शेयर आपके पास कितने हैं? ऑर्डिनरी शेयर नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर एक जो है 5000 जो है ना वो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है। मैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बारे में बात नहीं करूं, मैं ऑर्डिनरी डिवेंचर के बारे में बात करूं। ऑर्डिनरी डिवेंचर कंपनी के पास 3 लाख है। तो ऑर्डिनरी डिवेंचर से आप पहले मल्टीप्लाई, पहले आप यहां पे डिवाइड करिएगा। 6 लाख को अगर आप 3 लाख इक्विटी शेयर, 3 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो 6 लाख को अगर हम 3 लाख से डिवाइड करते हैं तो हमारे अर्निंग पर शेयर हो गया ₹2। 2 रुपया आपका अर्निंग पर शेयर हो गया। यह आपका आंसर नंबर 1 जो क्वेश्चन में पूछा गया था। बेसिक ईपीएस, तो ये है भैया बेसिक ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यहां पे लिख देते हैं बेसिक। अब हम लोग लिखेंगे ईपीएस, अब इसको शॉर्ट फॉर्म अर्निंग पर शेयर बोल रहे हैं, और यहां पर लिख देंगे एडजस्टेड। डिल्यूटेड की जगह पे एडजस्टेड भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे एडजस्टेड वर्ड भी पूछ सकता है। एडजस्टेड का मतलब जो अभी अभी डिवेंचर हमारा ट्रांसफर हुआ है इक्विटी शेयर्स में, तो डिवेंचर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स बढ़ जाएंगे और हमारे कुछ अर्निंग भी बढ़ जाएंगे। तो अर्निंग इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था यहां पर जो है ना आफ्टर प्रॉफिट, यहां पर आफ्टर प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख है, ये आफ्टर टैक्स है। ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये आफ्टर टैक्स नहीं रहता ना तो यहां पर हमें 6 लाख में से टैक्स का अमाउंट भी माइनस करना पड़ता। ये दिया हुआ है क्या? अर्निंग आफ्टर टैक्स 3 लाख का, यहां पे आफ्टर प्रॉफिट, ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आप बोल सकते हो। यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। अगर ये बिफोर टैक्स प्रॉफिट रहता भैया और यहाँ पे प्रीफरेंस डिविडेंड भी रहता तो हमें वो सब माइनस करके फिर हम लोगों को पाफेज मिलता, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट उतने नहीं है। ये जो प्रॉफिट 6 लाख का है ये आफ्टर टैक्स मैंने बोला है, तो याद रखिए अगर ये बिफोर टैक्स रहता है तो भैया 6 लाख का 30% माइनस करना है और उसके बाद वो पाफेज मिलेगा आपका। यहां पर ये चीज इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो 6 लाख है ना ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हम लोग एक सिस्टम लर्न करके जाते हैं कि भाई प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे। आपको देखना होगा कि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है या आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसलिए ये 6 लाख जो है वो आपका आफ्टर टैक्स है। ईपीएस एडजस्टेड डिवाइडेड बाई ईपीएस एडजस्टेड अब हम लोग निकालेंगे, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है देख लीजिए। अभी हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, मतलब हम बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां पर हमारा रिवाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा। क्या रिवाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा? रिवाइज्ड प्रॉफिट आपका 6 लाख तो पहले से ही पड़ा हुआ है। अब हम डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर में, तो जाहिर सा बात है आपको उनको इंटरेस्ट नहीं देना है क्योंकि ये डिवेंचर कन्वर्ट हो रहा है आपका 31 मार्च को, मतलब इस साल का हमको इंटरेस्ट उन्हें पे नहीं करना है। इस साल का इंटरेस्ट हमें उन्हें पे नहीं करना है। ये आपका लास्ट ईयर में कन्वर्ट हुआ था, तो इस साल का इंटरेस्ट अगर आप पे नहीं करोगे
तो इंटरेस्ट आपका टोटल कितना था, आपका डिवेंचर पे इंटरेस्ट है टोटल कितना, यहाँ पर है 5 लाख है, 6 लाख डिवेंचर है, 5,000 डिवेंचर से 100 इच करके मतलब 5 लाख हुआ। और डिवेंचर का इंटरेस्ट का रेट दिया ही नहीं है क्या, चलिए अच्छा है, डिवेंचर का इंटरेस्ट का रेट ही नहीं दिया है, डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो हमारा रिवाइज्ड ईपीएस जो हो गया वो छोड़ दीजिए आप। यहां पे डिवेंचर का इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया तो हम इंटरेस्ट के चक्कर में नहीं जाएंगे। 6 लाख हुआ आपका टोटल पाफेस एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप देखोगे शुरू में 3 लाख था जो बेसिक था, अभी वो जो डिवेंचर है 5,000 जो डिवेंचर्स हैं वो 10 ईच ऑफ इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए, मतलब हो गया 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 10, तो टोटल आ गए नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए वो हो गए 5,000 इंटू 10। तो अब आपका अब यहां पर देखा जाए नंबर है, यहाँ पे नंबर है, अमाउंट नहीं निकाल रहा है, नहीं तो इंटू 10 करके यहाँ पे पूरे 5 लाख में कन्वर्ट करना पड़ता, वो अमाउंट होता। ये है 6 लाख और टोटल नंबर है 3 लाख पहले से थे, 50,000 अभी हुए 3,50,000। तो यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे इनका वैल्यू पर इक्विटी शेयर ईपीएस जो डिल्यूटेड के हिसाब से हो जाएगा, कैलकुलेटर थोड़ा खोजना, तो यहां पर आपके पास आएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई, अब तक तो आप लोग निकाल चुके होंगे, 50,000 इज इक्वल टू 1.71, ये आ गया 1.71। तो डिवेंचर कन्वर्ट होने से हमारा इक्विटी शेयर का वैल्यू कम हो गया, इसीलिए इसे डिल्यूटेड कहा जाता है, टूटा हुआ वैल्यू कहा जाता है। डिवेंचर इशू करने, डिवेंचर जो है वो हमारा इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया तो इसका जो वैल्यू है वो हमारा कुछ कम हो गया, जो कि पहले 2 रुपया था अब वो 1.71 हो गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिल्यूटेड कहा जाता है। तो ये है आपका डिल्यूटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 33 सेक्शन का ये क्वेश्चन, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर। अब आपका बीकॉम 2021 ऑनर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हम लोग सभी जानते हैं। अब 10 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल तो कितने ज्यादा सम्स है नहीं, पीछे ईयर पेपर के 2-3 साल में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, इसीलिए मैंने बीकॉम 2021 का क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया है आपको समझाने के लिए कि हम लोग अर्निंग पर शेयर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ईबीआईटी फॉर द ईयर 2020-21 का 92,000 ये प्रॉफिट अवेलेबल है। ईबीआईटी बोलने का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके बाद टैक्स रेट 25% बोला गया है, 12% डिवेंचर्स है, शेयर कैपिटल के 2 रूप हैं, एक है क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स मतलब आपको प्रीफरेंस शेयर के डिविडेंड भी पे करने होंगे, और फिर है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड करके ये आपका इक्विटी शेयर इशूड है। ईपीएस हमको निकालना है। नंबर ए, जब इक्विटी शेयर इशूड हुआ है, जब कोई भी इक्विटी शेयर इशूड नहीं हुआ है तो नो इक्विटी शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, और जब 2400 इक्विटी शेयर इशूड हुआ है ऑन 30/11/2022 को। ये क्वेश्चन है, 5 मिनट लगता है इसको सॉल्व करने में, 10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये कभी कभी होल्डिंग कंपनी को मैकअप करने के लिए ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, 10 नंबर हमारा रहता है। बड़े जो सम्स हैं आपको पता है, आपको होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चंस करने हैं, आपको रेशियो के क्वेश्चंस करने हैं, आपको फंड फ्लो के क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन करने के पहले आप ये छोटा मोटा क्वेश्चन अगर आपके नजर में और आपके रेंज में आ गया तो भैया पहले इसी को करिएगा, क्योंकि इसको करने में 5 मिनट या 6 मिनट का टाइम, ज्यादा से ज्यादा आप 7 मिनट समझिए और ये 10 नंबर आपका कंफर्म। यहां पर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, थोड़ा फटाफट कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। यहां पे हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर ईपीएस। अब ये ईपीएस निकालने के पहले आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा, क्योंकि यहां पर आपका एक इनकम स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर एन अमाउंट करके आपका लिखा हुआ है यहाँ पे ईबीआईटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में खुद ही ईबीआईटी बोला है तो आपको दिक्कत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म लिखने में आप ईबीआईटी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखता है तो आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखेंगे। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप सबसे पहले लेस करेंगे। इंटरेस्ट किस पर देते हैं, इंटरेस्ट हम लोग डिवेंचर पे देते हैं। कंपनी के पास 1 लाख का 12% डिवेंचर्स है
तो 12% के रेट से 1 लाख का डिवेंचर्स हुआ, 1 लाख का 12%, 12,000 रुपया। तो 1 लाख से 12% माइनस करके, 1 लाख का 12% माइनस करके यहाँ पे बच गया 80,000। ये 80,000 हो गया आपका EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो भैया अब लेस करेंगे, अब बारी किसका, अब बारी टैक्स का। टैक्स बोला है 25%, टैक्स बोला है 25%, ये बोला है देखिए 25%, तो हम 80,000 का 25% 20,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर देंगे। 80,000 का 25% 20,000 यहाँ पे माइनस करने के बाद आपके पास बचा 60,000, ये मिला पैट। देखिए कितना अच्छा लगता है बोलने में, लिखिए बोलिए पैट, पैट या ईट, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट जब आपको मिल गया तो हम लोग सबसे पहले इसमें से लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पर हम लोग लेस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। आपके पास देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो प्रेफरेंस डिविडेंड है कितने, प्रेफरेंस डिविडेंड है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है कंपनी के पास, नंबर से लेना देना नहीं है। 80,000 का प्रेफरेंस शेयर है और 10% उस पर डिविडेंड देना है। दैट मीन्स यहाँ पर 8,000 रुपया आप माइनस करोगे। 8,000 किसका भाई, कैसे निकाले, कैसे निकाले भैया, यहाँ पे उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 है ना, तो 80,000 का हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, तो 80,000 का 10% बोले तो 8,000 रुपये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ। 60,000 में से 8,000 माइनस करने के बाद हमारे पास 52,000 रुपीज बचते हैं, जिसपे सारा का सारा अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, क्योंकि अब किसी बाहर वाले को नहीं देना है, अब कोई फिक्स डिविडेंड नहीं देना है, अब जो भी पैसा बचा हमारा है, हम शेयर होल्डर का है, हम लोग सब साथ में मिलकर उसे खाएंगे। इसीलिए इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं पाफेज, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसी पाफेज को हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे अर्निंग पर। ओके, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, ईपीएस का मतलब हम बोल रहे हैं पाफेज डिवाइडेड बाय, पाफेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये ए नंबर का एंट्री हो जाएगा जब इक्विटी शेयर इशूड नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब हो गया पाफेज आपके पास 52,000 है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो है आपके पास टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 10,000, देन टोटल ईपीएस पर शेयर इज 5.20। ये तो हो गया आपका ईपीएस केस नंबर 1 में। लेकिन केस नंबर बी में व्हेन इक्विटी शेयर इशूड, व्हेन इक्विटी शेयर इशूड ऑन 30/11 को आपका इक्विटी शेयर इशूड हुआ है 2020 में, तो हमारे पास एक वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना होगा। वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपको पता है कि 2,400 इक्विटी शेयर इशूड हुआ है इस क्वेश्चन में, तो वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अगर बीच में इक्विटी शेयर इशूड हुआ है तो, और वो इक्विटी शेयर हुआ है 2400, अब 2400 4 महीना पहले हुआ है, तो वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके कितने हो जाएंगे, 2400, 600। 800, सॉरी 800, तो ये हो गए 800। अब आपके पास ये 800 वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए, मतलब हमारे पास 4 महीना पहले अगर शेयर इशूड हुआ है तो 10,000 था आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहां पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये 800 आपका आया, ये और प्लस इसके पहले जैसे आपने 10,000 शेयर आपके एंड में था ना, इसमें से 2400 शेयर अगर आप माइनस करोगे
10,000 में से 2400 शेयर आप माइनस करो, क्योंकि ये इशूड होने के पहले के शेयर्स है, तो इसका फ्रेश शेयर जो था वो कितना था 7600, ये फ्रेश शेयर था, और ये वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया 800, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया 8400, जो आपका वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया। ये कैसे निकल रहा है आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर इक्विटी शेयर 2400 हो रहा है, 2400 30/11 को हो रहा है, 31 मार्च को नहीं हो रहा है, तो 30/11 को हो रहा है, तो इसका मतलब 4 में मतलब हर महीना 800 करके इंक्रीमेंट हो रहा है, ये वेटेड आप निकाल लिए। तो यहां पर शेयर इशू करने के पहले टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास कंपनी में कितने थे 7600। इसके बाद हम लोग वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो जब इक्विटी शेयर 2400 का इशूड हुआ है उस समय वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8400 हो गया, और यहां पर ईपीएस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब इक्विटी शेयर ये हुआ तो पाफेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पाफेज आपका आया था 52,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपने वेटेड यहाँ पे निकाला 8400, तो यहाँ पर आपका ईपीएस आ गया कितना 52,000 बाई 8400, दैट इज 6.19। ये हो गया आपका जब इक्विटी शेयर इशूड होता है तब, और जब इक्विटी शेयर इशूड नहीं होता है तो 5.20। ये है आपका ये सम, ये 2021 बीकॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का आपका जो कंप्लीट हुआ है, इसमें आपको एफएसए के रिलेटिव थ्योरी और यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिलेटेड थ्योरी याद रखेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, और हम लोग कुछ अकाउंटिंग स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ट्रेंड एनालिसिस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ट्रेंड एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को अच्छी तरह से करके जाइए। आपका 20 मार्क्स कंफर्म हो गया, और एक थ्योरी उस चैप्टर से भी आपको करना है, डिफरेंस बिटवीन कॉमन साइजिंग स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये टोटल एक बंच मिलेगा आपको 20 मार्क्स का। तो अब आपका एफएसए का तैयारी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपने एफएम के एग्जाम, अब काफी नजदीक आ गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपको एफएम के लिए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद गैलेक्सी क्लासेस एंड थैंक यू। और प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। तो ग्रुप बी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ग्रुप ए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ग्रुप ए के क्वेश्चन में हम लोग अब ग्रुप बी का क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम पूरा यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, तो हमारे लिंक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ना आप पीछे के वीडियोस में जाइए, पीछे सारे के सारे वीडियो अपलोड है। आप जो वीडियो देखिएगा आपको चैप्टर वाइज सबके वीडियो मिलेंगे सेक्शन करके, ठीक है। यहाँ पर खास करके ये पेपर में मैं वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जिसके वीडियो अवेलेबल है, तो आपको वो क्वेश्चन जो नया क्वेश्चन है इसके वीडियो जैसे अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सप्लाइड बिलो प्रिपेयर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स। देखिए मैंने भविष्यवाणी किया है कि ट्रेंड एनालिसिस आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और ये फ्री का नंबर देता है। ट्रेंड एनालिसिस कितना आसान होगा ये ट्रेंड एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ, जो भी यहाँ पर बोले, यहाँ पे फिलहाल करंट एसेट्स बोला है तो हम करंट एसेट्स बोलेंगे, और आपको बनाना है 2016 को बेस ईयर मानकर, 2016, 17, 18, 19 4 साल का। तो यहाँ पे करंट एसेट्स लिख देंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स, यहाँ पर करंट एसेट्स लिख देंगे। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे 4 कॉलम आपको बनाने होते हैं, एक कॉलम, 4 कॉलम मतलब जरूरी नहीं है जितने के ट्रेंड एनालिसिस होंगे वो आपको यहाँ पे बनाने होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 2016 को बेस ईयर मानना है, तो मैं यहाँ पे 2016 का बना रहा हूँ बेस ईयर 2016, 2017 का आपका बेस ईयर है, 2018 का आपका बेस ईयर है, और 2019 का आपका बेस ईयर है। मतलब बेस ईयर एक ही है, बाकी सब आपको बनाने होंगे। यहाँ पर करंट एसेट्स लिखने हैं क्योंकि यहाँ पे बोला करंट एसेट्स का ही ट्रेंड्स आपको बनाना है।
तो करेंट एसेट्स लिखेंगे। अब करेंट एसेट्स या पर्टिकुलर भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कैश एट बैंक, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश एट बैंक। अमाउंट हम लोग 2016 का ही लिखेंगे, 2016 का कितना था ये पता नहीं, लेकिन अमाउंट देने के लिए यहाँ पर 2019 का दिया हुआ है। बोला गया बेस तो आप 2016 को बनाइए, लेकिन अमाउंट दिया है 2019 का। 2019 का कैश एट बैंक दिया है कितना, 7200। कितना दिया है, 7200। तो हम लोग 2019 में ही लिखेंगे 7200। अब देखिए 2019 का जो ट्रेंड है वो कैश एट बैंक के लिए 150 है, कैश एट बैंक के लिए 150 है। मैं करूं क्या, पहले कैलकुलेटर को ऑन करता हूं, स्टेप नंबर 1। कैलकुलेटर में 7200 लिखता हूं, स्टेप नंबर 2। और इसको मैं डिवाइड करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा 7200, इसको मैं डिवाइड करूंगा ट्रेंड ऑफ 2019 जो कि है 150 से, तो आपका 1 यूनिट का प्राइस आ जाएगा। अब आप रेस्पेक्टिवली डिवाइड इसको करेंगे, तो मैं दूसरा स्टेप इसमें डिवाइड लिखता हूं। डिवाइड किससे करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा 150 से, तो मैं 150 भी लिखता हूं। इंटू इंटू 2 बार आप इंटू दबा लीजिएगा, किसी कैलकुलेटर में 1 बार में ही चला जाता है। इंटू इंटू 2 बार दबा लीजिएगा। 2016 का ट्रेंड हमेशा बेस ईयर है तो 100 होगा, हम लोग लिखेंगे 100 इक्वल टू 4800। 4800। 2017 के लिए ट्रेंड है यहां पर 120 है, मैं कुछ और नहीं दबा रहा हूं, खाली 120 इक्वल टू 5760। 2018 का ट्रेंड है 130, आप क्वेश्चन को देख पा रहे होगा, तो मैं 130 इक्वल टू दबा रहा हूं 6240, डायरेक्ट हो गया। कैश एट बैंक के बाद है डेटर्स। डेटर्स का 2019 का अमाउंट दिया हुआ है 13600, तो मैं जिसका अमाउंट दिया उसी कॉलम में लिखूंगा। हो सकता है अमाउंट आपको इधर उधर स्किप करके दे, और याद रखिएगा उसी साल के ट्रेंड से आपको डिवाइड करना है। तो यहां पर 13600 है, मैं 13600 को डिवाइड करता हूं, 13600 का डिवाइड बाई 200। दूसरे स्टेप में 13600 अब लिखूंगा, पहले कैलकुलेटर को ऑन, 13600 डिवाइडेड बाई उस साल का जो ट्रेंड है डेटर्स का 200 है, 200 से डिवाइड करने के बाद इंटू इंटू 2 बार इंटू दबा दीजिए। पहला साल का जो ट्रेंड है वो हमेशा बेस ईयर है तो 100 रहेगा, 100 बराबर 6800। दूसरा ट्रेंड है 130 2017 का, तो 130 बराबर 8840 लिख देंगे। 2018 का जो ट्रेंड है वो है 140, तो 140 बराबर 9520, ये खत्म हो गया। डेटर के बाद है फिनिश्ड गुड्स, मैं यहां फिनिश्ड गुड्स लिखा, पहले उसका 2019 का अमाउंट भरा, 2019 के बाद उसको 2019 के ही ट्रेंड से डिवाइड किया। 13,800 था, नहीं 8000 था, और उसी का ट्रेंड 250 है, देख पा रहे होगे आप लोग क्वेश्चन में 250 है, तो मैं 8000 के लिए लिखा, 250 से डिवाइड किया, इंटू इंटू 2 बार इंटू दबाया। पहला साल का ट्रेंड हमेशा 100 होगा क्योंकि वो बेस ईयर है, तो इसका अमाउंट मिल गया 3200। दूसरे का ट्रेंड आपको है, अगर आप फिनिश्ड गुड्स को देखोगे तो 160 है, मैं 160 इक्वल टू लिखा 5120। तीसरे का ट्रेंड है, तीसरे का ट्रेंड है 160 हो गया तो 220 है, 220 को तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, 220 इक्वल टू दबाया 7040। आप ये कैलकुलेशन भी थोड़ा चेक करिएगा, ठीक है। ये फिनिश्ड गुड्स हो गया, यही तरीका है आपको ट्रेंड निकालने का। तो ये हो गया फिनिश्ड गुड्स, और होपफुली आप इसी वे से WIP का भी निकाल लो और रॉ मटेरियल का निकाल लो, क्योंकि एक ही चीज में बार बार नहीं कर सकता। आप ये टोटल कर लीजिएगा, आपको ये ट्रेंड है, बस सिंपल सा दिखाना है, 10 नंबर पाना है, सीधा सा बात है। अब आपके साथ है, सब कुछ आपके पास है, अब आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे अपने 45 टारगेट को साथ। 45 टारगेट में हम लोग फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो और होल्डिंग कंपनी करने वाले हैं। बहुत सारे वीडियो हमारे
अपलोड किए गए हैं, कुछ वीडियो के सैंपल आप देखिएगा तो हो सकता है वो आपको आज ही समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस पीडीएफ के सॉल्यूशन के लिए सेकंड पार्ट में इस वीडियो के सेकंड, जब आपके पास सेकंड आएंगे, इसके रिलीज होंगे जो कि कल ही हो जाएंगे, आपको ये वाला वीडियो अभी मिल जाएगा आपको रात तक, कल वाला जो वीडियो है वो भी आपको दोपहर तक मिल जाएगा। तो आप ये दोनों चीजें पहले कवर कर लीजिए और इतना ही आप एग्जाम में करके जाइए, बाकी सब किया हुआ सिर्फ कॉपी देखिए। और याद रखिएगा कल शाम को 8 बजे के बाद आप कॉपी मत छूइएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करिएगा, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले दिमाग रेस्ट मांगता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।